आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट बोलो तो रियलाइजेशन ऑफ द इंटीरियर डिजाइन किसके लिए? क्लाइंट्स के लिए। मतलब कि इंटीरियर डिजाइन की इम्पोर्टेंस और या बेनिफिट्स हम लोग क्लाइंट्स को कैसे हम लोग बता सकते हैं, ठीक है, कि इसकी अहमियत है इंटीरियर डिजाइन की, वो क्या है। आज उसी पे हम लोग बात करेंगे। इंटीरियर डिजाइन को आप दो तरीके से समझ सकते हो। एक तरीका तो है उसका टेक्निकल पार्ट। टेक्निकल पार्ट में आपको ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे प्लम्बिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, ठीक है, डिटेल्स हो गई, फॉल सीलिंग डिटेल्स, टाइल्स की डिटेल्स हो गई, वॉल एलिवेशंस में कुछ और डिजाइन एलिमेंट आप डाल रहे तो उसकी डिटेल्स हो गई। तो ये सारा टेक्निकल पार्ट चला जाता है। टेक्निकल पार्ट को ना कोई भी एग्जीक्यूट कर सकता है इजीली, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर तो बहुत इजीली उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। उनको काम करने की जो प्रैक्टिस होती है उससे उनको नॉलेज ज़्यादा हो जाती है कि कितने इंची का पाइप प्लम्बिंग में कैसे होके जाना है, क्या होना है, ठीक है। सेम ऐसे इलेक्ट्रिकल्स में, सेम ऐसे ही अदर जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। टाइल्स कैसे लगेगा, फॉल सीलिंग कैसे होगा, क्या से फ्रेमिंग होगा, वो बहुत, क्योंकि वो दिनों डे और नाइट काम कर रहे हैं तो उनको हर चीज़ का पता है। उतनी ही नॉलेज इंटीरियर डिजाइनर्स को भी होती है, क्योंकि डिटेल्स तो वही बना के देते हैं, ठीक है। सो एक एस्पेक्ट तो कहीं ना कहीं हो गया इंटीरियर डिजाइन का टेक्निकल पार्ट। जो सेकंड जो एस्पेक्ट है वो है आपका फीलिंग बेस्ड। वो कॉन्ट्रैक्टर करके नहीं दे सकता किसी भी हालत में, वो आप लोग भी क्रिएट कर सकते हो। वो मैजिक है। देखा जाए तो इंटीरियर का मैजिक जो है ना, वो फीलिंग ही है। आपकी सराउंडिंग्स हैं, आपका एनवायरनमेंट है, ठीक है, आप क्या उनको एक्सपीरियंस देना चाहते हो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटीरियर डिजाइन का, फीलिंग बेस्ड। उस फीलिंग बेस्ड के आपके बेनिफिट्स हैं क्या? टेक्निकल के बेनिफिट्स तो उसको मिल जाएंगे, इंटीरियर हो ना हो मैटर नहीं करेगा उसके लिए। उसमें तो ये है कि आपका कनेक्शन सही हुआ है कि नहीं हुआ, आपको उसका आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो मैटर करेगा वहाँ। लेकिन फीलिंग बेस्ड में आपका एनवायरनमेंट आपको, आपके ऊपर, मतलब कि आपके एक्टिविटी को गवर्न कर देता है। आपकी जो मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक जो एक्टिविटी है, या फिर जितना भी टाइम आप उसके अंदर स्पेंड कर रहे हो, वो जो आपके चारों तरफ की सराउंडिंग्स हैं, वो आपकी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं गवर्न करके रखता है। जैसा सराउंडिंग्स होगा आपकी फीलिंग भी वैसे ही बन जाएंगी। आपका वर्किंग ऑफ नेचर कहीं ना कहीं वैसे ही होता चला जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। बेसिकली देखा जाए तो मैजिक ही यहीं से स्टार्ट होता है इंटीरियर डिजाइन का, जो कि जितना हम लोग बात करते हैं, ठीक है। सो जो बेनिफिट्स वाले जो पार्ट हैं कि फीलिंग बेस अगर हमने डिजाइन किया है तो उसके ऊपर जो एंड यूजर है, जो अब लास्ट वीडियो में हमने सब्जेक्ट्स के बारे में बोला या फिर हमने बोला क्लाइंट्स के बारे में बोला, तो उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, वो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। लेकिन उनमें से जो मेजर जो 5 बेनिफिट्स हैं वो हमने लिए। उनमें से जो फर्स्ट जो बेनिफिट, अगर मैं एक्चुअल में अगर देखा जाएगा किसी का स्पेस इन टर्म्स ऑफ पर्पसफुली, मतलब कि इन टर्म्स ऑफ नेचर, मतलब कि वो स्पेस है क्या, उस स्पेस का जो पर्पस है वो है क्या, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वो आ जाता है कहीं ना कहीं बैलेंस एंड कनेक्टेड में। मतलब कि उसकी जो सराउंडिंग्स हैं, वो एंड यूजर्स, जो इनहेबिटेंट्स, जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं बैलेंस एंड कनेक्टेड में रखता ही रखता है, अगर अच्छे से वे में अगर आपका इंटीरियर डिजाइन हुआ है वहाँ पर। जब तक आप सब्जेक्ट को नहीं समझ पाओगे, क्लाइंट्स को नहीं समझ पाओगे, तो आप उनको बैलेंस कर ही नहीं सकते हो और ना ही उनको कनेक्ट कर सकते हो। जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बैलेंस एंड कनेक्टेड, तो बैलेंस का इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब कि कैसे आपको कैसे पता लगेगा कि इतना तो बात समझ में आ गया कि हमको ये वैल्यू उनको ऐड करना है लाइफ के अंदर, कि उनको एक बैलेंस वे में हमको रखना है। लेकिन रखेंगे कैसे? ये ऑब्जेक्ट को प्लान करेंगे, लेकिन वो ऑब्जेक्ट भी जो इंटीरियर डिजाइन के प्रिंसिपल्स हैं, अगर उन प्रिंसिपल्स को वो फॉलो कर रहे हैं तो वो बैलेंस में रहेंगे, अदरवाइज नहीं रहेंगे। आप उनकी फीलिंग को भी समझ गए, ठीक है, आप उनके नेचर को भी समझ गए, आप ये भी समझ गए बेसिकली व्हाट दे वांट, ठीक है, आपने उसके अकॉर्डिंग डिजाइन भी कर दिया एक ऑब्जेक्ट को, लेकिन वो एक ऑब्जेक्ट बाकी के ऑब्जेक्ट के साथ एकदम हार्मोनी में है कि नहीं है, बैलेंस में है कि नहीं है, स्केल में है कि नहीं है, वो भी आपको आइडेंटिफाई करना है, राइट। वंस अगर आपने वो चीज आइडेंटिफाई कर ली और आपने सारे ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से एक बैलेंस वे में डिजाइन कर दिया,
तो वहां पे रहने वाले लोग, जो भी लोग टाइम स्पेंड करेंगे, वो भी बैलेंस में रहेंगे, उनका माइंड हमेशा बैलेंस में रहेगा। क्यों बैलेंस में रहेगा? क्योंकि वो सराउंडिंग का जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं उनके कहां पड़ रहा है, माइंड पे पड़ रहा है। अगर थोड़ा सा और हम लोग अंदर जाते हैं, सो ब्रेन में एक फंक्शनिंग होती है, उसका नाम है हाइपोथैलेमस। ब्रेन के सेंटर में एक फंक्शनिंग होती है, वो क्या काम करती है, वो जो भी आपको चारों तरफ दिखाई दे रहा है ना, उसको कैप्चर करती है। जैसे वो चीजों को कैप्चर करती है, आपके माइंड में इम्पैक्ट, फिर कैप्चर करने के बाद क्या है कि वो कुछ ना कुछ हार्मोन्स डिपॉजिट करती है, ठीक है, डिस्पोजिट करती है बाहर की साइड आपकी बॉडी के लिए। जब वो हार्मोन्स जिस तरीके के होंगे, आपकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करेगी। इंटीरियर डिजाइन का सीधा सीधा इम्पैक्ट आता है आपकी 5 सेंसेस से। जो भी आपकी 5 सेंसेस हैं, चारों तरफ आपकी सेंस कैसे यूज कर रहे हो, उन सेंस का इम्पैक्ट आपकी बॉडी के ऊपर आता है। तो दिस इज द वन ऑफ द फंक्शनिंग कि आपके ब्रेन के अंदर एक हाइपोथैलेमस है, ठीक है, वो चीज़ों को कैप्चर कर रहा है। चीज़ों को कैप्चर करने के बाद देन वो हार्मोन्स में उसको कन्वर्ट करके आपकी बॉडी को एक मैसेज भेज रहा है। वो बॉडी का मैसेज जैसे ही आपको भेजेगा, आपका रिएक्शन वैसे ही, एक्शन वैसे ही होने लगेंगे। अगर सपोज करो कि आपके चारों तरफ के ऑब्जेक्ट्स अगर इनबैलेंस वे में हैं, ठीक है, ऐसे ही रखे हुए हैं, मतलब कि क्लटर्ड वे में रखे हुए हैं, तो आप सोचो कि वहां पे रहने वाले लोगों का बिहेवियर कैसे रहेगा। और एक जगह बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में रखे हुए हैं, बहुत ही चारों तरफ की सराउंडिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, बैलेंस है, हार्मोनी में है, रिदम में है, वहां के लोगों का रहने का बिहेवियर कैसे रहेगा, दोनों में इम्पैक्ट है। हमारी जो बॉडी है पूरा हार्मोन्स पे काम करती है, केमिकल्स में काम करती है। अगर आप बॉडी के हार्मोन्स एंड केमिकल्स को इजीली समझ जाओगे ना, आप उस वहां पे रहने वाले लोगों को वैसे ही आप ट्रीट कर सकते हो। तो उनको समझना बहुत जरूरी है। जब आप उनको समझ जाओगे तो आप उनके हार्मोन्स को अपने डिजाइन्स के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कनेक्टेड कैसे रख सकते हैं किसी क्लाइंट को, उसकी सराउंडिंग के साथ हम लोग कनेक्टेड कैसे रख सकते हैं? बैलेंस पे में सारी चीजें प्लान रहेगी तो वो तो बैलेंस का पार्ट हो गया ना, अलग हो गया। बैलेंस इज टोटली डिफरेंट। बैलेंस वे में क्या है कि नाउ आप एक न्यूट्रल वे में हो, आप एक न्यूट्रल वे में हो, मतलब कि आपको फील अच्छा हो रहा है, वो एक बैलेंस वे हो गया। कनेक्शन का मतलब एक डिफरेंट वे है। कनेक्शन का मतलब क्या है? ये सब चीजें करने के लिए किसी के, देखिए आप है ना, किसी के इंटीरियर डिजाइन के थ्रू आप किसी की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। जब आप किसी की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो ना, उससे पहले आपको अपने बारे में भी अच्छा खासा जानना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने बारे में सेल्फ अवेयरनेस आपको हो जाएगी ना, आपको सामने वाले के बारे में भी सेल्फ अवेयर, वो आपके उनके बारे में भी अवेयरनेस होना स्टार्ट हो जाएगा कि बेसिकली व्हाट दे वांट। ठीक है, कनेक्शन का मतलब सिंपल है कि आप कैसे कनेक्ट होते हो ऑब्जेक्ट के साथ या अपने घर के साथ, वही कनेक्शन उनमें भी मिलेगा। जैसे आप कनेक्ट होते हो अपनी मेमोरीज के साथ, तो वो भी अपनी मेमोरीज के साथ कनेक्ट होंगे। आप कनेक्ट होते हैं कि आपको एक कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जो भी आपको इंस्पायर करता है, उनके लिए भी कोई ना कोई एक कलर ऐसा होगा जो उनको बहुत इंस्पायर करेगा। समझ रहे हो? उनके लिए भी कोई ना कोई एक फर्नीचर का पीस ऐसा होगा कि जो कहीं उनके फोर फादर ने या फादर ने वो साथ में लेके चले आ रहे हैं, वो करेंगे मुझे ये पीस अपने घर में रखना है, वो कहीं ना कहीं उनके कनेक्शन वाला पार्ट हो जाता है। गॉट माय पॉइंट? उनके फोटोग्राफ्स हो गए, ठीक है, वो कहीं बाहर गए घूमने के लिए, उनकी फैमिली फोटोग्राफ्स हो गई, मेमोरीज हो गई, वो कनेक्ट करती हैं। उन सब चीजों को भी उनकी सराउंडिंग में सेम उन्हीं वे में रखना। हम लोग जैसे बाकी के ऑब्जेक्ट्स रखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने एनवायरमेंट के साथ कनेक्ट भी होते हैं। अगर आपने उनको बैलेंस तो दे दिया, आपने उनको बैलेंस भी तो दे दिया, लेकिन आपने उनको कनेक्ट नहीं किया उनकी स्पेस के साथ, तो उनको कुछ ना कुछ, उनको अच्छा तो लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक समहाउ फीलिंग आएगी कि यार कुछ मिसिंग है। क्या फीलिंग आएगी? मिसिंग है। उस मिसिंग को पूरा करने के लिए ये वाला कनेक्शन वाला पार्ट आता है। इंटीरियर डिजाइन इज ऑल अबाउट द लेयरिंग। एक लेयर के बाद फिर सेकंड लेयर,
थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, ठीक है। आपने सबसे पहले उसको स्केल में किया, फिर बैलेंस में किया, फिर प्रोपोर्शनेट में किया आपने, रिदम हार्मोनी में किया, फिर उसको कनेक्ट किया। ऐसे लेयर बाय लेयर इंटीरियर डिजाइन चलता है, तब जाके एक स्पेस जो है प्रॉपरली डिजाइन होता है, पर्पसफुली डिजाइन होता है। अब समझ में आया कनेक्शन का मतलब, बैलेंस एंड कनेक्शन समझ में आया कि एक स्पेस में हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कि ऑब्जेक्ट्स को बेसिकली बैलेंस कैसे किया जाता है, स्केल में कैसे किया जाता है, ठीक है। किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ प्रोपोर्शनेट वे में कैसे, स्पेस के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है, ये और डीपली आएंगे। ये इंटीरियर डिजाइन का जो सब्जेक्ट है ना, है ही पूरा पूरा एक रिसर्च बेस्ड सब्जेक्ट। ये कभी आपको कॉपी पेस्ट करने का मांगेगा ही नहीं। अगर आपने कॉपी पेस्ट करने को दे दिए, तो आपने सामने वाले जो क्लाइंट के यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, इससे अच्छा तो काम ही मत करो, फिर मना कर दो। अगर आप किसी भी स्पेस पर रिसर्च नहीं कर सकते हो अच्छी तरीके से, उस क्लाइंट के ऊपर रिसर्च नहीं कर सकते हो, तो आप मना कर दो, ऐसे डिजाइन मत करके दो, क्योंकि उनको मजा ही नहीं आएगा ना। आपने कर भी दिया तो मजा नहीं आएगा, और मजा भी आया तो थोड़े थोड़े टाइम के लिए आएगा, वो कराने लगेंगे। करेक्ट। जब उनको नहीं आएगा मजा, तो वो बोलेंगे यार मुझे मजा नहीं आ रहा, चलो अब ऐसा कर देते हैं ऐसा। अब जब वो बुझ जाएंगे तो और ज्यादा दिक्कत आ जाएगी डिजाइनिंग की। ये एक पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या हो सकता है बेनिफिट्स का? एक तो हमने बैलेंस और कनेक्ट हमने करना ही करना है। ये हमने बेनिफिट्स का मतलब क्या है? बेनिफिट्स का मतलब है उनको वैल्यू ऐड करना उनकी लाइफ में। बेनिफिट्स का मतलब सिंपल है, अगर वो अपने स्पेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस पैसे की जो वैल्यू है ओवर द टाइम पीरियड, वो उनको मिलनी चाहिए, ठीक है। तो वो है वैल्यू ऐड करना क्लाइंट्स की लाइफ में। दूसरा पार्ट क्या है? पैसे की भी बेनिफिट्स उनको होगी, अगर सही जगह इन्वेस्ट करेंगे तो। पैसे का पार्ट तो बाद में अलग आएगा। बजट कैसे करना है, बजट का डिसीजन कैसे लेना है, ठीक है। ओवरऑल बजट को हम लोग कैसे लेके चल सकते हैं, ये तो बाद की बात है, ठीक है। इसका भी एक शब्द है कि हम लोग ये बता सकते हैं कि बजट को हमने आइडेंटिफाई कैसे करना है, कितना बजट किस रूम में कितना लग सकता है, कितने स्पेस में लग सकता है, वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट हो गया। दूसरा है इंटीरियर डिजाइन का जो बेनिफिट जो लोगों को मिलता है, दैट इज द फंक्शनैलिटी। क्या है फंक्शनैलिटी? क्या मतलब है फंक्शनैलिटी का? कैसा वर्क कर रहा है क्या चीज? ऑब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट के साथ कैसे उनकी मैचिंग। हाँ, फंक्शनैलिटी है फंक्शन ऑफ बोथ दी ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट का जो कनेक्शन है बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट, वो फंक्शनैलिटी है। उसका मूवमेंट का स्पेस पूरे एरिया में कैसा है, वो फंक्शनैलिटी है। आपने जो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं वो उसको कैसे यूज कर रहा है, वो फंक्शनैलिटी है ऑब्जेक्ट की। वो इजी पे में यूज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। किचन बनाते हैं, राइट, हम सब लोग किचन डिजाइन करते हैं। किचन के अंदर उसके एक एक ड्रॉर की या एक एक स्टोरेज की या एक एक कैबिनेट की फंक्शनैलिटी कैसी है, क्या वो उसको प्रॉपर यूज कर पा रहा है, इजी यूज कर पा रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही उसमें, उसकी जो चीजें हैं वो प्रॉपरली उसके अंदर आ रही कि नहीं आ रही, स्टोरेज प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो फंक्शनैलिटी है। उस फंक्शनैलिटी का भी साइकोलॉजी इम्पैक्ट क्लाइंट के ऊपर कहीं ना कहीं आता दिखाई देता है। अगर अच्छे से घर को ऑर्गेनाइज वे में आपने डिजाइन नहीं किया है, प्लेसमेंट ऑफ फर्नीचर अच्छे से नहीं किया है, प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट आपने अच्छे से नहीं किया है, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा क्लाइंट्स के बिहेवियर के अंदर। क्योंकि ऑब्जेक्ट फंक्शनैलिटी उसके मॉर्निंग से लेकर 24 आवर्स में जब तक वो उस स्पेस में रहता है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी कर रहा होता है। लिविंग एरिया में कर रहा होगा कुछ एक्टिविटी, या कोई किचन में कर रहा होगा कोई एक्टिविटी, मास्टर बेडरूम में कर रहा होगा, स्टडी रूम में कर रहा होगा, वॉशरूम में कर रहा होगा, कोई ना कोई एक्टिविटी किसी ना किसी तो मेंबर की कुछ ना कुछ चल रही होगी। अगर वो एक्टिविटी उसको स्मूथ वे में मिल रही है और वो स्मूथ वे में कर रहा है,
तो उसका एक ईजी वे उसको दिखाई पड़ेगा। अदरवाइज तो अगर फंक्शनैलिटी अच्छे से नहीं होगा, ठीक है, तो उसको इरिटेशन होने लगेगा, अगर सपोज करोगे आपने कुछ कोई शटर्स आपने लगाए, अगर वो नॉइज कर रहे हैं तो वो भी क्या फंक्शनैलिटी, वो भी कोई फंक्शनैलिटी नहीं है। आवाज कर रहा है कोई, ठीक है, उसको लिए सेंटर टेबल एंड सोफे के बीच में बैठने की जगह प्रॉपर नहीं है उसके लिए, ठीक है, कहीं पे स्टडी टेबल में आपने प्रॉपर स्टोरेज उसको नहीं दिया है, प्लस उतना वर्किंग स्पेस उतना नहीं दिया है, तो वो कहना कि उसका एक इरिटेशन वाला पार्ट बन जाएगा। फंक्शनैलिटी इज द वन ऑफ द मोस्ट यूजेस ऑफ द स्पेस। आप ये बोल सकते हैं कि बेस्ट वे में यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस कैसे किया जा सकता है, वो इसका फंक्शनैलिटी का एग्जाम्पल। घर की जितना अच्छे से फंक्शंस होंगे या फंक्शनैलिटी होगी, घर उतना ही आपको नीट एंड क्लीन और अनक्लटर्ड वे में दिखाई देगा। मूवमेंट ऑफ द स्पेस, बैठने की जगह, सोने की जगह, ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट की निर्धारित एक स्पेस होगी कि वो ऑब्जेक्ट वहीं पर रखा जाएगा, ऐसे रखा जाएगा, सर्टेन हाइट पर रखा जाएगा, ठीक है, उसके लिए सब्जेक्ट के ऊपर, ह्यूमन बींग्स के ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है, वो सबको दिखाई देगा। सो हमेशा इस चीज़ का आपको एक प्लानिंग के अंदर, प्लानिंग का ही पार्ट है फंक्शनैलिटी, इसको हम लोग दूसरे वे में लेके जा सकते हैं टेक्निकल, ये टेक्निकल पार्ट भी है, क्योंकि इसके अंदर सारी डायमेंशंस आती हैं, स्टैंडर्ड डायमेंशंस आती हैं, प्लस जो ह्यूमन बीइंग यूज कर रहा है उसके अकॉर्डिंग सारी डायमेंशन आपको कस्टमाइज करनी होती हैं। समझ में आ गया? फंक्शनैलिटी इज द वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट और बेस्ट वैल्यू एडिड इन द क्लाइंट स्पेस एंड फॉर द क्लाइंट ऑल्सो। उसकी सराउंडिंग में एस्थेटिक्स ऐड करना। एस्थेटिक्स का मतलब क्या है? जो प्लीजिंग टू द आईज हो, प्लीजिंग टू द आईज हो मतलब कि आंखों को वो चीज अच्छी लगे। एस्थेटिक्स, आप एस्थेटिक्स का मतलब हम लोग नॉर्मल नेचुरल खूबसूरती या उससे हम लोग लेके जा सकते हैं। हम लोग लेके जा सकते हैं कि जो चीज हमने क्रिएट की है उसके अंदर हमने कितनी उसमें खूबसूरती दी है, वो एस्थेटिक्स का मीनिंग है। जो हमने क्रिएट किया है, अगर हमने कोई फर्नीचर हमने डिजाइन किया है, कस्टमाइज किया है, तो उस फर्नीचर के अंदर वो फर्नीचर कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, कितना अच्छा दिखाई दे रहा है, वो उसकी एस्थेटिक्स है। और एस्थेटिक्स के अंदर भी बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, वो सारे फंडामेंटल्स आ जाते हैं इंटीरियर डिजाइन के, जो हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं। उसके बिना आप किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी पीस ऑफ फर्नीचर का या किसी भी वॉल आर्ट का या कोई भी एक आर्टिफैक्ट्स हो, आप उसके अंदर एस्थेटिक्स ला नहीं सकते। प्लस वो एस्थेटिक्स आपके स्पेस पर भी निर्भर करती है, डिपेंड करती है आपके स्पेस पे भी, कि वो एस्थेटिक्स उस स्पेस के साथ मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। आपकी थीम क्या है, आपका स्टाइल क्या है डिजाइन करने का, उस पर भी डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट की एस्थेटिक्स है कि नहीं है। प्लस आपके क्लाइंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो क्लाइंट से जो आपने उनको समझा है, प्लस जो आपने उनसे एक पूरा क्वेश्चनियर लेके कि उनको चाहिए क्या, उस चीज को समझा है, तो उसके ऊपर भी उसकी प्रोजेक्ट की एस्थेटिक्स समझ में निकल के आती है कि क्लाइंट की पर्सनैलिटी क्या है। जब क्लाइंट की पर्सनैलिटीज कहीं ना कहीं आपको पता चल जाती है, तो वो पर्सनैलिटी का कुछ पार्ट जो होता है वो उस ऑब्जेक्ट में जाके उसकी एस्थेटिक्स को थोड़ा सा और बढ़ा देता है। नहीं तो उस ऑब्जेक्ट की फिर आपको वो ऑब्जेक्ट या वो पूरा ही जो सराउंडिंग है, उसकी एनवायरनमेंट है, वो आपको अच्छा नहीं दिखेगा। आपको उसको स्पेस के साथ भी मैच करना है, आपको उसको क्लाइंट के पर्सनैलिटी के साथ भी मैच करना है, ठीक है, आपकी उसकी फंक्शनैलिटी को भी बरकरार रखना है, ठीक है, एंड आपको उसकी फंक्शनैलिटी को क्लाइंट के साथ भी प्रॉपर लेके चलना है। तो इन सब चीज़ों की एस्थेटिक्स दिखाती है, खाली बाहरी दिखावा नहीं, उसकी खूबसूरती को बताता है। तभी हम लोग ऊपर से जब नॉर्मल कोई भी लोग देखते हैं तो वो बोलते हैं यार चीज़ अच्छी लग रही है, लेकिन चीज़ अच्छी तभी लग रही है तब ये सारे प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल्स उसमें गए हुए हैं।
ये भी बिना रिसर्च के नहीं आ पाता है, ये भी रिसर्च बेस ही है सारा। एंड प्लस हम सबको एक अच्छी चीज देखने में भी अच्छा लगता है, तो ऑब्वियसली जितनी भी आप ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी आपकी सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, वो उसको आप एस्थेटिक्स में आपको डिजाइन करना ही है कि जितनी अच्छी तरीके से वो, जितनी खूबसूरती के साथ वो डिजाइन होगा, आपकी भी फीलिंग उतनी ही अच्छी वहां पे रहेंगी। तो हो सकता है कि कुछ मेमोरीज हों, उन मेमोरीज को आप और कितने अच्छे तरीके से वहां पे एलोबरेट कर सको, ठीक है, वहां पे डिपिक्ट कर सको, ठीक है, उनको और कितना बेटर आप उसको डिजाइन दे सको, ये सबको डिपेंड करता है। एस्थेटिक्स के बाद बहुत मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज द बेलविंग का। बेलविंग बोले तो उनके मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ, मेंटली उसमें एनवायरनमेंट में वो कैसे हैं, इमोशनली कैसे हैं, प्लस फिजिकल कैसे हैं, इसको कहते हैं बेलविंग। मतलब कि पूरा ओवरऑल, मतलब कि अच्छे से रहना है। देखिए, 3 पार्ट इंटीरियर डिजाइन के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 3 क्वेश्चंस जो मैं बोल रहा हूँ। एक तो हो गया व्हाट। व्हाट का मतलब है क्या डिजाइन करना है, व्हाट। एक हो गया व्हाई। व्हाई का मतलब हो गया क्यों डिजाइन करना है। और नंबर 3 हो गया फॉर हुम, किसके लिए डिजाइन करना है। ये 3 क्वेश्चन एक बेस हैं किसी भी चीज को इनिशिएट करने के लिए, इंटीरियर डिजाइन के लिए। अगर ये 3 क्वेश्चंस मिसिंग है तो फिर आप उसको डिजाइन नहीं कर रहे हो, फिर तो जस्ट आप कॉपी पेस्ट में लगे पड़े हो। 3 क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चंस उनसे ही पूछना है कि क्या डिजाइन करना है, क्यों डिजाइन करना है, क्योंकि ये स्पेस उनका है, यू आर द कैलिब्रेटर ओनली। और उसके बाद फिर किसके लिए डिजाइन करना है, उनकी पर्सनैलिटी को समझना है। अगर आप ये 3 क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए ना, आपको डिजाइन बहुत इजी दिखने लगेगा। और दूसरी चीज, बहुत यूनिक डिजाइन उनका निकल के आएगा। ऐसा नहीं निकल जाएगा कि उन्होंने कहीं आस पड़ोस में कहीं देखा तो वो आपने उन्होंने कर दिया, ठीक है, उन्होंने कहीं बाहर देखा तो वो कर दिया। बहुत ही यूनिक डिजाइन निकल के आएगा जो उन्हीं के लिए डिजाइन होगा। तो बेलविंग के लिए या पूरे इंटीरियर डिजाइन के लिए इंपॉर्टेंट है उनसे ये 3 टाइप्स के क्वेश्चंस उनको पूछना बार बार। वो एक बार में आंसर नहीं देंगे, दोबारा करना। इसके बेसिस पे और क्वेश्चंस आपको क्रिएट करने हैं उनको समझने के लिए, और क्वेश्चंस क्रिएट करने पड़ेंगे उनको समझने के लिए। तब, क्योंकि एक बार में उनको भी नहीं पता है ना, उनको भी नहीं पता है। ये तो एक तरीके से हो गया कि उनको सेल्फ इंटरलाइजेशन, मतलब कि सेल्फ अवेयरनेस उनके लिए क्या अच्छा है, क्यों अच्छा है, किस पर्पस के लिए अच्छा है, तब जाके कुछ यूनिक डिजाइन वहां से निकल सकता है। बेलविंग का मैंने बताया कि कैसे है, एक तो मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल है। हमारे जो हम लोग हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो एक नेचर का ही पार्ट है। नेचर बोले तो प्रकृति बोले तो जो हमें बाहर ये जो सब दिखाई दे रहा है, हम भी एक उसी का ही पार्ट है। जब हम उसका पार्ट है तो हमें जितनी भी नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं या जितनी भी नेचुरल थिंग्स होती हैं, वो हमको फील गुड कराती हैं, फील गुड। इसलिए लोग पहाड़ों पे घूमने जाते हैं ना, प्रकृति के लिए घूमने जाते हैं पहाड़ों पे। सो हमें वो एलिमेंट्स कहीं ना कहीं अपने डिजाइन में इनकॉर्पोरेट करना है बेलविंग के लिए। जितनी हमें नेचुरल्स या अच्छे व्यूज जहां से भी दिखाई पड़े, उनको मेंटेन रखना है। एयरी स्पेस, एयरी जितना होगा, जितने वेंटिलेशन अच्छे होंगे, जितनी नेचुरल लाइट उस स्पेस के अंदर आ रही होगी, वो एक अच्छा बेलविंग मेंटेन करके रखते हैं। बायोफिलिक डिजाइन्स, मतलब कि जितने भी नेचुरल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे कर्व लाइंस हो गई,
ठीक है, आपको ग्रीनरीज हो गई, मैक्सिमम आप जितने भी प्लांट्स यूज कर सकते हो उतने प्लांट्स हो गए, राइट। आपकी जो शेप्स हैं, नेचर के अंदर जो शेप्स हैं, उन शेप्स को आपको यूज कर रहे हैं, तो वो इम्पैक्ट करने के सबकॉन्शियस माइंड में नेचर का ही जाता है। जितने नेचर से रिलेटेड हम लोग एलिमेंट्स यूज करेंगे, ग्रीनरीज यूज करेंगे, जितने नेचुरल लाइट्स हम लोग लेके आएंगे अंदर, जितने अच्छे वेंटिलेशन होंगे, एयरी स्पेस होंगे, वो वेलबींग को ही बताएगा आपको। वो आपके मेंटल, इमोशनल, फिजिकल को मेंटेन करके रखेगा एटलीस्ट उस स्पेस के अंदर। एज सुन एज यू विल एंटर इन दैट स्पेस, को आपको लगेगा कि यार हाँ, हम लोग कहीं अच्छी जगह आए। ये सब करने पे फिर वो इतना और कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं रहती है। हमने बैलेंस किया, कनेक्ट किया, हमने फंक्शनैलिटी को मेंटेन किया, हमने एस्थेटिक्स को मेंटेन किया, हमने वेलबींग को भी मेंटेन किया। इन सब पैरामीटर्स पे जब जाएंगे तो वो एक स्पेस अलग ही निकल के आता है। फिर उसको लगेगा कि हाँ, कि वो स्पेस ओवर द टाइम पीरियड उनके लिए इंस्पिरेशन बन जाता है, कहीं ना कहीं इंस्पायरिंग हो जाता है, क्योंकि वो उनको अपने में लाके रखता है। अपने में लाके बोले तो सेल्फ अवेयरनेस में उनको लाके रखता है, सेल्फ अलाइन करके रखता है बाकी ऑब्जेक्ट्स के साथ। उनको नेचर के साथ भी कनेक्ट कर रहा है, उनकी अपनी मेमोरीज के साथ भी कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, उनके अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड रेफरेंस के साथ भी मैच कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, राइट। और उनके माइंड को बैलेंस में भी कनेक्ट कर रहा है। वेलबींग में दूसरा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइट्स का भी कर जाता है। हमारे आर्टिफिशियल लाइट्स जो है, उनको किस टाइम पे किस कलर की लाइट हमको यूज करके रखना है, वो इंपॉर्टेंट है। कितनी हमारी नेचुरल लाइट अंदर आ रही है, कितना हमारे डार्क स्पॉट बन रहे हैं, डार्क स्पॉट में हमने किस कलर टेम्परेचर की लाइट्स लगानी है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये वेलबींग वाला पार्ट है। और फिर आता है बहुत ही अच्छा पार्ट, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ आइडेंटिटी, रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। या हम लोग बोल सकते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग के जो परसेप्शन है, उसकी सेकंड छवि को बोलते हैं हम लोग, उसका सेकंड रिफ्लेक्शन जो उसकी सराउंडिंग में दिखाई दे रहा है, उसके परसेप्शन का। जैसे आप हो, अगर आपकी सराउंडिंग में कुछ आपसे, आपका जो पर्सनैलिटी है, अगर वो पर्सनैलिटी से रिलेटेड कुछ सराउंडिंग में है, तो उस सराउंडिंग को देख के पता चल जाएगा कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। आपको कैजुअल्स थिंग्स ज्यादा पसंद है कि फॉर्मल थिंग्स ज्यादा पसंद है? आपको कैजुअल रहना ज्यादा पसंद है कि फॉर्मल रहना ज्यादा पसंद है? आपको पार्टीज ज्यादा करना पसंद होता है कि आप स्पिरिचुअल में ज्यादा हो? आप मेडिटेशन ज्यादा करते हो कि आपका टेंडेंसी कुछ और है? सर, ये है कि जो भी ह्यूमन बीइंग्स उस स्पेस को यूज कर रहा है, वो स्पेस उसको बताता है। स्पेस दूसरों को, जो बाहर से आने वाले लोगों को क्रिएट कर देता है कि यार ये घर ये इस पर्सनैलिटी में है, कैजुअल है या फॉर्मल है, ठीक है, या मेडिटेटिव है या स्पिरिचुअल है, ठीक है। तभी वो सेल्फ अलाइन होता है अपने स्पेस के साथ। अगर उसका रिफ्लेक्शन बाहर नहीं दिखाई देगा, ठीक है, सराउंडिंग में नहीं दिखाई देगा, तो वो उसको अलाइन, जो रहने वाले लोग हैं वो उसको अलाइन नहीं हो पाएंगे, उस स्पेस के साथ अलाइन नहीं हो पाएंगे, कुछ ना कुछ मिसिंग करेंगे 100%। आपने देखा होगा, आपको वही लोग ज्यादा पसंद आते हैं जो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी के साथ थोड़े बहुत मैच कर जाते हैं। आप उनके साथ ज्यादा बातें करने लगते हैं, ठीक है, अलाइन होने लगते हैं उनके साथ। सेम ऐसे ही स्पेस के साथ भी है। अगर स्पेस में अगर आपका रिफ्लेक्शन को डाल दिया जाए, तो आप भी कहीं ना कहीं उसके साथ अलाइन होने लगते हैं। जो आपके अंदर कहीं ना कहीं एनर्जी है, वो एनर्जी आपको कहीं ना कहीं कुछ बाहर से भी मिलने लगती है। सेल्फ आइडेंटिफिकेशंस हम बोल सकते हैं कि हमारे आपके सराउंडिंग में। सो ये जो 5 मेजर जो वैल्यू एडेड बेनिफिट्स हैं, वो हमें जब भी हम लोग डिजाइन कर रहे हैं स्पेस को, हमको माइंड में रखना है। एंड इन्हीं 5 का इवन और भी हैं,
लेकिन ये जो मेजर 5 हैं इनको तो क्लाइंट्स को हमको वैल्यू एड देना ही देना है। इन पांचों का भी एक्सपीरियंस हो गया क्लाइंट को ना, तो वो समझेगा कि हाँ ये मेरे लिए डिजाइन हुआ और काफी लॉन्ग टर्म के लिए डिजाइन हुआ है, 4-5 साल के लिए नहीं, काफी लॉन्ग टाइम के लिए। आजकल मैंने देखा कि लोगों की, बहुत सारे लोगों की मेंटल थिंकिंग ये है कि भैया कि हम तो इंटीरियर करा रहे हैं, हम लोग 2-3 साल के लिए करा रहे हैं, फिर हम लोग चेंज करेंगे, 5 साल के लिए फिर चेंज करेंगे, तो वो चेंज करने में ही लगे रहेंगे। लेकिन हमें नहीं, हमें उनको अच्छे से समझ के एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि जिसे उनको लगे कि हाँ कि इस स्पेस के अंदर मैं खुद ट्रांसफॉर्म हो रहा हूँ, इंस्पायर हो रहा हूँ, और मैंने जो इन्वेस्ट किया उसकी कुछ वैल्यूज मेरी और मेरे ऊपर और मेरी फैमिली के ऊपर मिल रही हैं। यही एक राइट वे है इंटीरियर डिजाइन का।